नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और जब तक हम इस वीडियो को चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, तब तक ये खबर आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें एक बार फिर से एनडीए का समर्थन मिला है। खासतौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी कि वो क्या फैसला लेंगे, तो खबरें अभी तक ये हैं कि उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं और खासतौर पर यूपी में जो नंबर्स आए हैं उस पर आज हर तरह के सवाल होंगे मनीष जी से। मनीष जी, सबसे पहले तो जो अभी खबर आई है उस लिहाज से तो आप मुबारकबाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिहार ने एक बार फिर से साथ दिया। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे प्रश्न थे, तो नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। और कुछ जानकारी जो आप साझा करें, कुछ सीक्रेट्स? नहीं, देखिए, भारत ने एक स्वर में कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार 292 सीटें राजग ने, एनडीए ने पूरे देश में प्राप्त की है। कई राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है, केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। तो कई दृष्टिकोण से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अचीवमेंट का भी रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमको सीटें कम मिली, राजस्थान में थोड़ी सीटें कम हुई, महाराष्ट्र में थोड़ी सीटें कम हुई। उस दृष्टि से सीट जरूर कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनी है वो एक ऐतिहासिक दिन है आज। और जब हम आप बात कर रहे हैं तो एनडीए ने अपना नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना है और तीसरी सरकार भी गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। लेकिन आपने कहा कि राजस्थान में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, 8-3-11 सीटें चली गई। क्लीन स्वीप आप लोग करते थे राजस्थान में। मध्य प्रदेश थोड़ा सा मेहरबान रहा, लेकिन यूपी का ही अगर मैं जिक्र कर लूं, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और छोड़ दीजिए राम मंदिर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे आप लोग कहते थे। वोटिंग सेंटर्स पर भी हमने इस गाने को सुना और इस भजन को सुना, मैं ये कहूंगी ये एक भावना का विषय है। लेकिन आप अपनी अयोध्या, उस अयोध्या को नहीं बचा पाए। उसके आसपास की 16 सीटें बीजेपी हारी है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार दल है और हम लोग लोकतंत्र की सभी प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। जनादेश है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जो जनादेश है वो सरमाथे पर है और जहां जहां हमको हार मिली है उसकी समीक्षा हम करेंगे। हम कोई उस विपक्ष की तरह हम लोग नहीं है जो हारने पे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दे, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करे। और हमारा मानना है कि जब गलती अगर कहीं कोई कमी रह गई है, उस कमी को आप स्वीकार करते हैं तभी आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो जहां जहां जिन जिन सीटों पे हमको पराजय का सामना करना पड़ा है उसकी समीक्षा करेंगे कि किस वजह से ये कमी रह गई। कि 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और जैसी हमारी अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुसार सीटें नहीं मिली, हम उसकी समीक्षा करेंगे और उसको दूर करेंगे, जिससे 29 में जो 400 का हमारा सपना है 29 में हम पूरा कर सकें। एक सवाल है, थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा लगे। कल तमाम ग्रुप्स में खबर आई और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए दरअसल एक तरह का षड्यंत्र हुआ और 35 ऐसी सीटें थी जिसपे उनकी पसंद के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला या फिर उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और इसका बीजेपी को नुकसान हुआ है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए जीनत जी, भारतीय जनता पार्टी में टिकट की एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शामिल होते हैं। विभिन्न चरणों में उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के पश्चात जो जिनकी विनिबिलिटी लगती है उस आधार पर टिकट का चयन किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, यहाँ कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है। तो आदरणीय योगी जी को भारतीय जनता पार्टी ने ही मुख्यमंत्री बनाया है और वो कार्यकर्ताओं के नाते से 2017 में जो हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी उसके मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, एक नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष के द्वारा, तमाम लोगों ने सीधे सीधे भाषण में कहा, तो लेकिन उनके पास कोई इसका तर्क या कोई उसका आधार नहीं है। और चुनाव के दौरान इस तरह के भाषण
भ्रमित करने के लिए बोले जाते हैं। लेकिन जिन केजरीवाल ने बात कही, उनकी दिल्ली में 7 की 7 सीटें साफ हो गई। पंजाब में उनके कहा क्या हाल हुए सबको पता है। तो जनता ने उन्हीं को वही जवाब दे दिया, दिल्ली के अंदर ही जवाब दे दिया। तो चुनाव में तमाम फैक्टर होते हैं जिसके नाते से जीत मिलती है, जय मिलती है, और तमाम फैक्टर होते हैं जिनके नाते पराजय मिलती है। हम फिर से हम कह रहे हैं, हमारी जहां पराजय हुई है, हमारी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं है, बिल्कुल ये बात सत्य है। लेकिन जहां पराजय मिली उसकी हम समीक्षा करेंगे, निर्ममता से समीक्षा करेंगे और जरूर उस कमी को खत्म करेंगे। और जो मोदी जी की का संकल्प था, जो इच्छा थी 400 पार की, 2029 में पूरा हो, इसके लिए हम काम करेंगे। क्यों चाहिए आपको 400 पार? संविधान बदलने के लिए? जनता ने इस मुद्दे को, विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ी तेजी से लिया। राहुल गांधी जो है वो संविधान हाथ में लेकर जो है उन्होंने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर सभी ने, और माना जा रहा है स्पेशली उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कुछ ऐसे 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 शहर, मैं कहूंगी ऐसी लोकसभाएं हैं जहां बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अल्पसंख्यकों का है। और उन्होंने इस मुद्दे को स्वीकारा, मतलब उनके अंदर ये बात आई कि उनके हक खत्म कर देगी भाजपा अगर सत्ता में आती है। तो नुकसान हुआ इसका। क्यों चाहिए 400 पार सर? 272 काफी नहीं है? नहीं नहीं, देखिए, हम तो, मेरा ये कहना है कि 543 में 543 भी चाहने की इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है। और अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर रखनी चाहिए। और पिछले 10 साल से हमारे पास इतना बहुमत था कि हमने धारा 370 खत्म किया। तमाम वो उन चीजों को हमने लागू किया, हमारी पार्टी की सरकार ने लागू किया, नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, जिसको छूने में भी कांग्रेस और तमाम दल डरते रहे। तो हमारे पास उतना बहुमत था। जिस डर को राहुल गांधी या कांग्रेस बता रही है, और राहुल गांधी पर कौन भरोसा क्यों करे, जिस दल ने 100 से ज्यादा बार इस संविधान का संशोधन किया हो, इस देश में जिसने आपातकाल लगाया हो, और जिस दल की सरकारों ने अभी इसी समय बाबा साहब का वो जो संविधान सभा में दिया गया वादा था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। कर्नाटक में, आंध्रा में और बंगाल में क्या हुआ? धर्म के आधार पर आरक्षण किया गया और ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण मारकर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र किया गया। ये बाबा साहब तो धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। कर्नाटक में इन्होंने इसका रास्ता निकाला, सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। तो सीधे सीधे ओबीसी वर्ग पे डाका है, और ओबीसी के मुसलमानों की उन ओबीसी जातियों पर भी डाका है जो वास्तविक रूप से ओबीसी और पिछड़ी हैं। तो संविधान तो ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन छीनना चाहता है, और इसके तथ्य और सबूत सामने हैं। सर सबूत तो ये भी है ना कि आप लोग एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देते हैं। क्या ये सबूत नहीं है? बताइए ना, आपने यूपी में कितने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं, दिया? हमने नहीं दिया, ये तथ्य है। और तथ्य के विपरीत कोई बात मैं चैनल पे कहना चाहता हूं ना, मुझे कोई आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर सीट पे 20, 25, 30 उम्मीदवार टिकट मांगते हैं। तो एक को टिकट मिलता है, 29 को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, अगर 30 ने मांगा तो 29 को नहीं मिलता है। और उस एक को जो मिलता है उसमें तमाम चीजों को देखा जाता है, सभी का समन्वय हो जाए, विनिबिलिटी हो, तमाम उन चीजों को रखा जाता है। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया भी है, अन्य जगहों पे प्रतिनिधित्व दिया है। अगर हमारे पास एमएलए नहीं थे तो विधान परिषद में भेजकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधे मंत्री भी बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, हमारी दोनों सरकारों में मुस्लिम मंत्री थे, और पूर्व में जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो भी हमने मंत्री बनाया, जिससे मंत्रिमंडल में किसी की आवाज न पहुंचे, ऐसा नहीं परिस्थिति रहे। और हाँ, हमने अल्पसंख्यक में सभी वर्गों को दिया। हमने एक सिख मंत्री भी बनाया उत्तर प्रदेश में। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सिख की संख्या तो इतनी नहीं है, लेकिन सबका प्रतिनिधित्व हो, इस बात का ख्याल केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ, हमारे अल्पसंख्यक और इंडी गठबंधन के अल्पसंख्यक में अंतर है। वो सिख, जैन, बौद्ध इनको अल्पसंख्यक नहीं मानते, केवल मुसलमान को अल्पसंख्यक मानते। और हमारे अनुसार संविधान में जितने लोग, जितनी धर्म के लोग अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, हम सबको अल्पसंख्यक मानते हैं।
तो बाबा साहब के संविधान को तो असली रूप से भारतीय जनता पार्टी मानती है, ये तो केवल तुष्टीकरण के नाते से एक धर्म को अल्पसंख्यक मानते हैं और सबको हाशिए पर रखते हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? इस बार के इलेक्शन में तो मनमोहन सिंह जी के एक स्टेटमेंट को कोट किया गया था, लेकिन वो बाद में फेक प्रूफ हुआ। तो वो तो साबित नहीं हुआ, सिर्फ कैंपेनिंग के लिए तो उसने तो बहुत डेंट किया सर इंटरनली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मंथन करेंगे, पार्टी इसमें अंदर मंथन करेगी। देखिए जीनत जी, संविधान को अगर कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, बाबा साहब ने जो सोच रखी थी संविधान में कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और तमाम जो बातें थी, 100 संशोधन इस कांग्रेस ने किया, तमाम राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, 100 से ज्यादा बार धारा 356 का प्रयोग किया। आपातकाल किसने लागू किया? कांग्रेस ने लागू किया। तो भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी होगी। हो सकता है हमने जो बात इस बार कही हो जनता को न समझ में आई हो, तो ये बात हमारे लिए बड़ी बात नहीं होती। हमारी सरकार या हमारी पार्टी जिन विषयों को लेकर चलती है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, धारा 370 तो 1952 में हमने कहा था जनसंघ के समय में, हमारे पास जब ताकत आएगी तो हम हटाएंगे। तो हम संविधान को नहीं तोड़ने देंगे कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर टहले, हो सकता है कहीं उन्होंने कंफ्यूजन बनाने में उनको सफलता भी मिली हो, लेकिन देश में 292-93 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। अगर यानी इतनी लोकसभा सीटों में हम अपनी बात को समझाने में सफल रहे हैं। 60-70 सीटें हम एक्स्ट्रा हारे हैं, वहां हम नहीं समझा पाए, हम अगले 5 साल समझाएंगे कि असली संविधान को तोड़ने वाले, बदलने वाले, खत्म करने वाले ये इंडी गठबंधन के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान के साथ खड़ी है। आपने कहा कि आप राहुल गांधी पर कुछ हमले बोल रहे हैं। आपके साथ ही रहे हैं शिवसेना जो उद्धव गुटवाली है, संजय राउत। कभी उन्होंने आप बीजेपी की शान में भी शायरी की है और बाद में वो शायर बने, जब टूटे तो वो शायरी उन्होंने की और मुझे बड़ा पसंद आया उनका अंदाज ट्विटर पे। तो खैर, उनका आज का ही स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि दरअसल देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकार दिया है, राहुल गांधी को एक्सेप्ट किया है और गठबंधन चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने ये प्रूफ किया है, उन्होंने जनता के मुद्दों को छुआ है। एंड स्पेशली राहुल गांधी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये जीत दलितों, गरीबों, आदिवासियों की है, क्योंकि असली चुनाव उन्होंने लड़ा है, ये जीत उनकी है। और आप जबरदस्ती अपनी ताकत का प्रयोग करके उस जनमत के साथ खेल कर रहे हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक है कि जनता का जनादेश क्या है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी 242 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इंडी गठबंधन सभी को मिला के 231 है। तो जनमत, जनता क्या चाहती है? चाहती है कि तीसरी बार मोदी सरकार हो। एनडीए प्री पोल अलायंस था जिसके पास 293 अंक का अंगणित हमारे पास है। 272 पूर्ण बहुमत होता है, 293 एनडीए के पास स्वयं है। तो जनमत तो एनडीए के साथ है। और जो लोग कह रहे हैं कि जनमत का अपमान, दरअसल अपमान तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ये नेता कर रहे हैं जनमत का। उनको 242 से बड़ी संख्या 99 लग रही है। और हमको लगता है कि इतने पढ़े लिखे तो सब लोग होंगे, तेजस्वी भी इतने पढ़े लिखे होंगे कि 99 और 242 में अंतर तो जानते होंगे। दरअसल वो इसलिए कह रहे हैं कि 99 बड़ा इसलिए है क्योंकि कुछ सीटें, 10-15 सीटें आप सीबीआई को दे दो, कुछ सीटें ईडी को दे दो, कुछ सीटें जो हैं कलेक्ट्रेट को दे दो, यानी कलेक्टर साहब को दे दो। क्योंकि आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने कहा था कि ये ईवीएम नहीं, डीएम का कमाल है, और लेट तक और जो है नतीजों को रोका गया, देर तक काउंटिंग की गई। तो वो कहते हैं कि कुछ सीटें आप डीएम को दे दो, डराने धमकाने को लेकर। तो कहते हैं, और कुछ जो है एक खास तरह के मीडिया हाउसेस पर भी सवाल उठे। एग्जिट पोल पर आपने देखा निवेशकों का पैसा डूबा, बहुत सारे सवाल उठे। तो कहते हैं कि ये 100-125 सीटें तो ऐसे मैनेज हुई हैं, जनता ने तो 100 भी नहीं दी है। मतलब आप, ऑपोजिशन ऐसा कह रहा है। देखिए, 543 जो लोकसभाएं हैं, अगर उसमें आप वोटों का अंतर देखेंगी तो
100-150 वोट से भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कहीं चुनाव में पराजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उत्तर प्रदेश में ही बहुत छोटे छोटे अंतर से 400, 500, 4000, 5000 वोट से भी हम चुनाव हारे। और विपक्ष तो परसों तक ये भी कह रहा था कि ईवीएम बदल जाएगी, परिणाम बदल जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ, कम से कम ईवीएम की लाज बच गई। अब डीएम पर आ गए हैं। तो स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं, रोज लेट होते हैं, उनके लिए रोज नया बहाना होता है। और उसी तरीके से राहुल और अखिलेश यादव ये उम्र में भले इतने ऊपर, उम्र में 50-55 के हो गए, लेकिन बहाने बच्चों की तरह बनाते हैं। और ये सबको समझ में आता है, जनता को समझ में आता है। ये जनता समझती तो है कि बैंक खाते सीज कर दिए गए, अलग अलग तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, आरोप जो लगाते हैं ये लोग, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस है। अब कहते हैं कि अगर एक बच्चे का आप स्कूल का बस्ता ले लो, किताबें ले लो, यूनिफॉर्म ले लो, बोलो जाओ पढ़ कर आओ, वो फिर भी पास हो गया। एक बच्चे को स्पेशली स्कूल भेजो, बोलो पढ़ो, तुमको जो करना है करो, तुमको पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, तुम्हें टॉप करा देंगे, ऐसा वाला चुनाव आपके देखिए दरअसल साथी लोग ये कहते हैं। देखिए दरअसल जो विपक्ष में जो तमाम नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, ये सब लोग परिवारों से निकले नेता हैं, संघर्ष से तो नेता बन के आए नहीं। तो राजा बाबू की तरह से, जैसे पहले कि कैश उनको आ जाता था, या चुनाव में जो तमाम संसाधन आते थे उसकी कोई ऑडिट नहीं होती थी, और जहां प्रॉपर्टी के बदले नौकरी दे लेते थे, उन सब चीजों पर रोक लगी है। तो उनको लगता है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है। ये तो सबको पता है बिहार के अंदर किस तरीके से लालू यादव के समय में जिनको नौकरी दी गई उनकी संपत्तियों को लिखवा लिया गया, किस तरीके से हेराल्ड के विषय में 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और जब यूपीए की सरकार थी उसी दौरान मुकदमा कायम हुआ। 50,000 के जमानत पर है सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी, यानी सीधे भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर इनके शीर्ष नेता हैं। खाता सीज करने वाली जो बात है, जब आईटीआर, जब इनकम टैक्स में आप उसका जो इनकम टैक्स होता है वो नहीं जमा करती हैं, तो इनकम टैक्स विभाग उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करता है, खाता सीज करता है। ये नियम है, रूल है। उसके अनुसार आईटी ने अपना काम किया था। ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने इनको रिलैक्स भी कर दिया कि चुनाव तक इनके खाते को डिफ्रीज कर दिया जाए। और उसके बाद अगर यदि ये फिर से उसका इनकम टैक्स नहीं जमा करेंगे तो इन आईटी तो फिर फ्री होगी फिर से कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम में उनको रिलैक्स किया है। जैसे केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए छोड़ा, और बाहर निकले वो बताने लगे कि अगर हमको वोट मिल जाएगा तो हम जेल में नहीं जाएंगे। ये कोई तर्क है? कोर्ट ने स्पष्ट कहा था 2 जून को जेल में जाना है, लेकिन वो बाहर आके जनता के बीच कह रहे थे, साफ झूठ बोल रहे थे। क्या तो क्या आप इसे सामान्य मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी जी को जनता ने चुना है, उनके अपनी जीत का मार्जिन देखिए, पहली बार वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, दूसरी बार वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, इस बार सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख वोट है, उससे जीतते हैं, मार्जिन कम। वही राहुल गांधी जो दोनों उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो 3-3.5 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीते हैं। क्या ये आत्ममंथन का विषय नहीं है? वो भी काशी से अगर प्रधानमंत्री खड़े हो रहे हैं, और उसके बाद ये स्थिति है। काशी वालों ने, वो कहते हैं कि गंगा माँ है। आप मतलब क्या आपको नहीं लगता कि ये सच में मंथन का विषय है? देखिए, लोकतंत्र में एक वोट से जीत होती है। प्रधानमंत्री जी ने काशी में अपना सर्वस्व अर्पित किया, माँ गंगा की सेवा में और बाबा विश्वनाथ की सेवा में और वहां की आम जनता की सेवा में। और लोकतंत्र में जनता के पास ये अधिकार होता है कि चुनाव के दिन, मतदान के दिन अपना मत दे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 3 बार लगातार काशी से और देश ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जीनत जी। पूरे विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में
भारत में ही नहीं, भारत में ये दूसरी बार हो रहा है, पूरे विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में लगातार 3 बार जीतकर आने वालों की संख्या बहुत कम है। उसमें आज एनडीए खड़ा है, राजग खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, तो हमको लगता है कि एक बड़ी जीत है। अब तो मेरे सामने स्क्रीन पे विश्व के सभी देशों के नेताओं का मोदी जी के लिए और एनडीए के लिए बधाई संदेश भी आने लगा है। और हमको लगता है कि अब तेजस्वी जी को बिहार और स्टालिन को तमिलनाडु जाना चाहिए और अपने जो आकर एक भ्रम फिर पैदा करना चाहते थे, पता चला कि जहाज में जबरदस्ती कूद के सीट से कूद पे जा रहे थे, तो वो तो अब खत्म हो गया समय। नहीं नहीं, उसने तो चिंता आप लोगों को भी दी है, चाचा भतीजा साथ आए हैं तो। अब आप सुबह से आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो तो चर्चा में है कि देखिए फिर से, और डर लग रहा है क्या नीतीश कुमार जी कहीं फिर पलट ना जाए क्योंकि अब नहीं देखिए देखिए, मीडिया में जो मैं उसी पर बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल, आपका अधिकार है, कोई भी सवाल जो आपके जहन में आए और रेलेवेंसी में आप पूछ सकती हैं। देखिए, नीतीश जी दिल्ली एनडीए की बैठक में आ रहे थे, चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए की बैठक में आ रहे थे और तमाम नेता आ रहे थे। और आप अभी देखिएगा कि शपथ ग्रहण तक आते आते तमाम और लोगों के समर्थन के पत्र मिलेंगे। और जो लोग भ्रम पैदा करके 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए ही भ्रम पैदा हो जाए, तो तथ्य और वास्तविकता होती है। और भ्रम थोड़े दिन में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, थोड़े दिन में टूट ही जाता है। एक सवाल और ले लेती हूँ बस, क्या ये मान के चले अब की बार ब्लैकमेलिंग वाली सरकार या मोल भाव वाली सरकार, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसका वेटेज ज्यादा होगा, होम मिनिस्ट्री किसकी होगी, रक्षा मंत्रालय किसका होगा, रेल मंत्रालय किसका होगा, खबरें हैं कौन क्या मांग रहा है, आप भी देख रहे होंगे, आपके पास भी तमाम ग्रुप्स होंगे, मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अब की बार तो ब्लैकमेलिंग वाली सरकार होगी। जिन्ना जी, देखिए 2014 में हमारे पास 282 सीधे थे, अकेले थे, और 19 में 303 भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद थे, जो पूर्ण बहुमत के अंक को पार करते थे। इसके बावजूद एनडीए के एक एक सहयोगी को, राजग के एक एक सहयोगी को सम्मान के साथ मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। राज्यों में जहां हमारी सरकार है, यहां तक कहीं कहीं हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, फिर भी हमने अपने सहयोगियों को लगातार ज्यादा सम्मान दिया है। अगर केवल विधायक की संख्या से या एमपी की संख्या से हम उसको आंकते मापते तो हमको बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये हमारी क्रेडिबिलिटी है कि जो प्री पोल अलायंस हमारे साथ हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। और राजग में अभी जितने लोग हैं ये प्री पोल अलायंस के लोग हैं। तो 14 और 19 हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास अगर 272 से ज्यादा सांसद स्वयं बीजेपी के होते तो भी हम लोग मंत्रिमंडल में रखते। हमने 19 और 14 में रखा था, हमारे पास सीधे पूर्ण बहुमत था। तो ये कहना, ये भी एक विपक्ष का है सिगुफा। लेकिन मोदी जी देश के लिए सरकार बना रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए सरकार बना रहे हैं, भारत का मान अभिमान बढ़े इसके लिए सरकार बना रहे हैं। और जो हमारे पार्टनर हैं, प्री पोल अलायंस हैं, उनका सम्मान भी सुरक्षित करने का काम जरूर मोदी जी करेंगे। और हमने पहले किया है जब हमारे पास 272 से ज्यादा सांसद थे। एक बहुत छोटा सा सवाल, इस बार के जो परिणाम हैं ये माना जा रहा है कि दरअसल बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने बीजेपी को हराया है, और स्पेशली अमेठी का भी जिक्र हो रहा है। वहां पर जिस तरह से स्मृति ईरानी को कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता ने हराया जिसे कोई जानता नहीं था जब तक कि उनका नाम सामने नहीं आया, स्पेशली जो कि उस परिवार के या कांग्रेस के बहुत पुराने लोग होंगे वो जरूर जानते होंगे। तो किशोरी लाल शर्मा जी ने हराया स्मृति ईरानी को। दूसरा ये कि क्या ये भी कहा गया कि ये जो हार है ये दरअसल अहंकार की हार है, बहुत अहंकार आ गया था बीजेपी के कुछ नेताओं में। तो यूपीए या कहिए इंडी गठबंधन को जहां जहां हार मिली है वहां उनके अहंकार की हार है।
देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं, चुनाव में लोग अपने मुद्दे रखते हैं, जो सरकार रहती है रिपोर्ट कार्ड रखती है, अपना कैंपेन करती है, उस कैंपेन के बाद लोग मतदान करते हैं, मतदान के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट में जनता अपना जनादेश देती है। और तमाम जगहों पे बड़े-बड़े नेता कभी-कभी छोटे-छोटे लोगों से हार जाते हैं, इसीलिए तो जनता को जनार्दन कहा गया है। और 5 साल में लोकतंत्र में इसीलिए व्यवस्था की गई कि हर 5 साल में आपको परीक्षा देने जाना पड़ेगा। और अमेठी और या जहां-जहां भी हमको पराजय का सामना करना पड़ा है, उसकी निर्मम समीक्षा करेंगे, जो कमी रह गई उसको पूरा करेंगे और जिससे 29 में वो संकल्प पूरा हो 400 पार का। तो कोई एक छोटी सी कोई जानकारी साझा करेंगे आप कि किसको कौन-सा मंत्रालय दे रहे हैं आप लोग? कुछ तो एक्सक्लूसिव नहीं, दीजिए, अब ऐसा थोड़ी है कि आपको कुछ पता नहीं होगा। नहीं मुझे पता है हम बहुत सारे व्हाट्सएप देखिए ग्रुप आपके ये पास हमारे भी अधिकार होंगे। क्षेत्र का हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है ठीक है। और ये प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार होता है। मंत्रिमंडल तो वैसे भी प्रधानमंत्री जी का, राज्यों में मुख्यमंत्रियों का अपना विशेषाधिकार होता है और जब आपको पता चलेगा उसी समय हमको भी पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। मनीष शुक्ला जी, बहुत सफाई से आप जो है टाल रहे हैं मेरी बात को। मुझे पता है आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं, सम्मान करती हूँ आपके इस बड़प्पन का कि आपने समय निकाला और आप जुड़े चेक पोस्ट न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया आपका और हमारी शुभकामनाएँ हैं। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो, देश हित में हो, कुल मिलाकर हम तो यही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने समय निकाला। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये वो सारे सवाल थे जिसके जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। क्या बीजेपी हारी है या उसका अहंकार हारा है? क्या बीजेपी को अपने ही लोगों ने हराया? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटाने के चक्कर में बीजेपी को नुकसान हुआ? उत्तर प्रदेश में ये खबरें कहाँ से आईं? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बार मिली-जुली सरकार होगी। खरीद-फरोख्त की सरकार कह रहे हैं विपक्ष के लोग, कुछ लोग ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, मोल-भाव की सरकार। तो इस सरकार का भविष्य क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो बहुत आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना होगा आपको। धन्यवाद।